जय श्री कृष्णा। तो टेस्ट का क्या कुछ फाइनल हुआ? हम्म। कितने लोग जाओगे? जा रहे हो? अरे, वो उधर से ही है। तो इसमें तुम्हारा ही हाथ होगा, हमको पता है ना। ये सब काम तुम ही कर सकते हो। चलो बेटा, आ जाते हैं। तो आधे घंटे थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मूल 1 घंटे रिवाइज कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने वीबीटी स्टार्ट किया था, तो वीबीटी में हमने आपको बताया था कि ओवरलैप कैसे करता है। तो ओवरलैप के लिए दो तीन बातें याद रखना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल का मतलब होता है कि अगर फ्रंट से कोलिजन होगा तो दैट विल बी द, बोलो, एक्सियल ओवरलैप। जो दूसरा होता है वो साइड से कोलिजन, तो दिस इज द पैरेलल या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। अब बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो सारी चीजें। तो इसमें बेटा क्या होता है कि आंसर पहले से पता होता है, उसी के हिसाब से इसको प्रूव करना पड़ता है। जैसे मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करते हो, एलएचएस आरएचएस, वही सेम चीजें इसमें भी है कि आपको कोलिजन पहले से पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड पाई। कि कितने पाई का मतलब होता है कि कितने फ्रंट से कोलिजन हो रहा है, कितने साइड से कोलिजन हो रहा है, ये पहले से पता चल जाएगा। अब उसी को कैसे आपको विद द हेल्प ऑफ स्टेप आपको उसको ओवरलैपिंग दिखाना पड़ता है। क्लियर है बच्चा? इसमें क्या क्या ध्यान देना है कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है दो टाइप की। दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव में क्या होता है, साइन कन्वेंशन इज द पॉजिटिव पॉजिटिव, जो लोब का जो ओवरलैपिंग है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव में क्या होना चाहिए कि अपोजिट ओवरलैपिंग होना चाहिए। मतलब साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट होना चाहिए। तो ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरा क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि कितनी बार फ्रंट से कोलाइड करेगा, कितनी बार साइड।
चलो, तो अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं बेटा, वो क्या है कि डायरेक्ट आपका मतलब जितना ओवरलैपिंग कराना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके हिसाब से आप करा रहे हो। अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें क्या है कि जितनी ओवरलैपिंग की जरूरत है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो उसमें क्या करता है, एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? तो देखो, ओवरलैपिंग के लिए जो सबसे प्राइमरी चीज है वो क्या चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितनी ओवरलैपिंग होंगी उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग करता है। ठीक है बेटा, तो चलो ये सारी चीजें एक में एग्जांपल साथ में करते हैं। इसमें क्या है कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ओवरलैपिंग दोनों डिफरेंट आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं वो सारी चीजें चलो सीख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है SO2 है। चलो पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे बस ध्यान से देखते रहेंगे, बस एक क्वेश्चन देख लो फिर उसके बाद आ जाते हैं मोल पे, क्योंकि वो आधा अधूरा छूटा हुआ था। SO2 है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा। इसमें क्या हो कि अभी हमने जो दो एग्जांपल लिया था, जितनी ओवरलैपिंग आ रही थी उतने ही उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो आप फटाफट उसमें ओवरलैपिंग दिखा रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों चीजें अलग अलग आएंगी। ऐसे केसेस में हम कैसे ओवरलैपिंग दिखाते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं एनर्जी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट को। तो चलो बेटा स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो SO2, बोलो स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। बोलते रहोगे सारे बच्चे ने, बैठते रहो। अब उसके बाद इसमें कितने कोलिजन हो रहे हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से, तो सिग्मा इक्वल टू 2, पाई इक्वल टू 2, मतलब टोटल कोलिजन जो है 4 हो रहा है। बोलो बेटा 4 कोलिजन। बोलो ये वाला भी स्टेप नंबर 1 आपका हो गया। अब आपको 4 कोलिजन दिखाना है, जिसमें से दो क्या दिखाना है, एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या है, फ्रंट। ये वाला जो है एक्सियल। अब उसके बाद ये वाला क्या दिखाना है, साइड। इतने सारे कोलिजन आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये हो गया। क्या कुछ पूछना है, पूछे पूछे। बोलो दीदी कुछ पूछना है, डन। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया ना? किसी भी तरह इसमें दो मतलब दो एक्सियल दिखाना है। एक्सियल का मतलब होता है फ्रंट कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। अब इसमें क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है साइड कोलिजन। किसी किसी बुक में इसको लेटरल भी बोलते हैं। बोलो कोई डाउट है यहां तक तो पूछो। अब मैं जा रहा हूं कोलिजन दिखाने, तो सबसे स्टेप नंबर 2 अब आ गया। तो सबसे पहला काम है सेंट्रल मेटल एटम, सल्फर। तो सल्फर का पहले हम चेक करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर है 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2, 2s2, टू पे 6, 3s2, 3 पे 4। अब बेटा देखो, तो इसका हम बॉक्स बनाते हैं, 1 2, ये 3s हो जाएगा। फिर उसी तरह 3p है, तो 3p में 1 2 3, तो दिस इज द 3p। चार इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 1 2 3 4। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हो गया? बोलो। को जा रही है तो सबका नोटबुक फेंकते हुए जा रही है, बदला। इधर देखो, अभी इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो। दो है कि नहीं है? लेकिन अपने को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तभी ना अनपेड इलेक्ट्रॉन ही आपस में ओवरलैप करेगा। बोला बेटा सेंट्रल मेटल एटम। तो ये इसको 4 कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का भी एक कर लेते हैं। अभी लिखोगे नहीं तुम लोग, बस ध्यान से देखते रहो। तो O1 पहले कर, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2 पे 4। अब बेटा देखो, तो इसका ये s ऑर्बिटल है 1 2, ये p ऑर्बिटल है 1 2 3 4। ये O1 में 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली O2 में भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा बोलो, 1s2, अभी लिखोगे नहीं इसको, 2s2, 2 पे 4। तो ये s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। अब देखो बेटा, चार इसमें तो हो रहे हैं ये आपस में,
मतलब दो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, दो इसके साथ, और चार की जरूरत भी है, लेकिन बस इसमें नहीं है, इसमें दो ही है। सेंट्रल मेटल एटम से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो ही है। मतलब जितनी ओवरलैपिंग दिखाना है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? अब हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। तो पहली बार एनर्जी को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वो बोलेगा कि अगर पहली बार में ही अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल आ रहा है तो ये ग्राउंड स्टेट, फिर उसके बाद से भी नहीं आ रहा है तो आप जाओगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर उसके बाद से भी नहीं हो रहा है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है बच्चा? तो चलो बहुत ध्यान से देखो, अब एक बार फिर से देख लो, यहां पे टोटल कितने कोलिजन दिखाना है? चार। तो चार कोलिजन के लिए चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी सेंट्रल मेटल एटम में। अभी अपने पास कितने हैं? दो हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, कोलिजन करेगा। तो यहाँ पे कितने हैं? दो। दो है ना बेटा? अब इसको चार में कैसे कन्वर्ट करोगे? वो एनर्जी एक्सचेंज करके। अब बेटा देखो, 3s है, 3p है। नेक्स्ट वाला जो बॉक्स बनता है दिस इज 3d। अब इसमें बच्चों को बोलता है कि सर इसके बाद तो 4s सीरीज आता है, 3d क्यों बनवा रहे हो? तो इसमें जेड इफेक्टिव वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। तो जेड इफेक्टिव का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, सबसे पहले आता है 1s, फिर उसके बाद क्या आता है? 2s, 2p, फिर उसके बाद 3s, 3p, फिर उसके बाद क्या आता है? 3d। तो हमेशा 3p के बाद कौन सा बॉक्स आएगा? 3d। अब उसके बाद देखते हैं, तो 3d ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बने? 5। अब देखो बेटा, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। तो दिस इज द 3d। तो सबसे पहले ये वाला एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, ये वाला एनर्जी इसको दे देगा। तो चलो ठीक है, ये यहां पे आ गया। तो अब ये यहां पे आ गया तो यहां पे कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 रन हो गए कि नहीं हो गए? अब 4 है और इधर भी 4 है, तो आपस में ओवरलैप कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बोलो बेटा। तो अपने को कितने 4 चाहिए भी। तो हमने क्या किया, अब इसमें कौन सा एनर्जी एक्सचेंज किया? बस एक ही एनर्जी एक्सचेंज किया। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो इसमें कौन सा एनर्जी एक्सचेंज हुआ? ग्राउंड स्टेट का। तो इसी से अपना फुलफिल्ड हो गया। बेसिकली इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि अपने को आंसर पहले से ही पता है कि चार ओवरलैपिंग दिखानी है आपको। तो चार ओवरलैप कब करेगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे सारे केसेस में बिल्कुल सेम आ रहा था, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, आराम से दिखा दे रहे थे ओवरलैपिंग। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जितना अपने को चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे कम है, तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को एक्सचेंज कर देते हैं। तो 3s है, 3p है, फिर ये 3d में चला जाएगा। क्लियर है? तो अपने को क्या है कि चार चाहिए, तो इसके पास दो तो ऑलरेडी है, दो इसके पास है ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस सेंट्रल मेटल एटम वाला सबके साथ ओवरलैप करेगा, तो इसके पास चार रहेगा। अब दो इसके साथ बना लेगा, दो इसके साथ बना लेगा। अब आपको ये पहले से पता है कि ओवरलैप कैसे कराना है। ओवरलैप आपको दो वाला जो है वो फ्रंट से कोलिजन करना है, और दो किसके साथ? साइड से कोलिजन करना। चलो तो फिर ये भी बता देते हैं। अब हम इसको, जैसे ये वाला है, तो ये वाला क्या करेगा? इसके साथ कोलिजन कर लेगा। हो, ये देखो। तो इसको मैं कौन सा कोलिजन बोल दूं? सिग्मा 1 कोलिजन बोल देता हूं। अब ये वाला क्या करेगा? इसके साथ कोलिजन करेगा, तो इसको मैं क्या नाम दे दूं बेटा? तुम लोग बोलते रहो, सिग्मा 2। अब हमने दो सिग्मा दिखा दिया है, अब अपने को क्या दिखाना है? पाई। तो पाई के लिए ये वाला तीसरा वाला जो है अब इसके साथ आ जाएगा। ये पाई 1 हमने बोल दिया। अब एक और बच रहा है, ये वाला किसके साथ बन रहा है? ये सर, ऐसे तो आप इतना लिख दोगे तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि डायग्राम भी बना लेते हैं, अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। तो पहले यहां तक कोई कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया सारी चीजें? कुछ पूछना है तो फिर से एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। मेरे पास SO2 का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ओवरलैपिंग दिखाना है, तो ओवरलैपिंग के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है बेटा, कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ओवरलैपिंग होगी। दूसरा क्या, कि ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है। पहला होता है फ्रंट से कोई ओवरलैप हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा जो होगा वो साइड से ओवरलैप होगा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल ओवरलैपिंग। तो अब आपके क्वेश्चन में पता चल गया कि जो SO2 है इसमें दो बार फ्रंट से हो रहा है, दो बार साइड से हो रहा है। अब हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया? ओवरलैपिंग के लिए जो आपको बताया गया कंडीशन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल मेटल एटम सल्फर है, तो सल्फर के पास अपने पास वैसे डायरेक्टली कर रहे थे तो कितना आ रहा था? दो आ रहा था। लेकिन अपने को कितने चाहिए? चार चाहिए, चार ओवरलैपिंग दिखाना है। तो ये वाला एनर्जी एक्सचेंज करके 3D के पास चला जाएगा और यहाँ पे चार ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब ऑक्सीजन का सराउंडेड एटम के पास दो है, एक O1 के पास दो है,
तो दो के पास कितना हो जाएगा, चार। तो इसके पास तो चार है, चार इधर भी है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के पास दो था, तो इन्होंने एनर्जी एक्सचेंज करके 3D में कर दिया, फिर इसके पास भी चार हो गया। अब आपने कोलिजन दिखा दिया, ये इसके साथ दिखा दिया, ये इसके साथ दिखा दिया, तो दिस इज द सिग्मा वन, दिस इज द सिग्मा टू, और ये पाई वन पाई टू। क्लियर है बच्चे? चलो इसको लिखो, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। लिखो लिखो सब लोग बढ़िया से। उसमें EF MF नहीं आया था ना? चलो अभी अब आ जाते हैं मूल कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। टेस्ट देना है बेटा? कहाँ पे सेंटर कहाँ है तुम्हारा? हम्म, अच्छा। क्या बोल रही है? क्या नाम है इसका? है? अनुष्का। अनुष्का को चॉकलेट मिल जाएगा। अमन बोल रहा है सर हमको दे दीजिए चॉकलेट। हम कह भाई तुमको क्यों दो, तुमको क्या लेना देना है?
इसका मतलब उसके पास है। हो गया बेटा। ऐसा करते हैं, तो लोग रुकेगा 1:30 बजे से, फिर थोड़ी देर पढ़ा देंगे मोल। अरे वो टेस्ट का टेंशन है, तो लोग अब अचानक टेस्ट आ गया, हम लोग को पता भी नहीं चला। हो गया। देखो मैं अब जा रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाने, ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ। तो ये बेटा देखो, ये जो है पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। अब यहां पे जो है, ये पी एक्स बोल दिया, पी वाई बोल दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, बस आपको किसी तरह इसको पी एक्स में सिग्मा वन, तो पी एक्स है, तो देखो पहला पी एक्स प्लस पी एक्स, इसको ओवरलैपिंग दिखाने जा रहा हूं। पी ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस में, तो ये हो गया, और उसके साथ साथ ये हो गया। ये क्या फ्रंट से कोलिजन हो गया, जिसको सिग्मा वन मैं नाम दे रहा हूं। दूसरा मैं क्या करने वाला हूं, पी वाई और पी वाई, इसमें भी सिग्मा टू, तो इसको भी सेकेंड, पी वाई प्लस पी वाई। अब इसको भी मैं क्या करने वाला हूं, फ्रंट से कोलिजन करने वाला हूं। तो देखो एक तो ये पी वाई हो जाएगा और एक पी वाई। बोलो ये भी फ्रंट से कोलिजन हो गया कि नहीं हो गया। दो कोलिजन हमने दिखा दिया, एक तो सिग्मा वन, दूसरा सिग्मा टू। बोलो बेटा यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो। डन। अब उसके बाद हम तीसरा कोलिजन दिखाने वाले हैं, अब पाई वाला कोलिजन, पी जेड है, और उसके बाद इधर क्या है बेटा, बोलो पी एक्स, और इसको पी वाई। चलो तो अब तीसरा पी जेड और पी एक्स में अपने को पाई कोलिजन दिखाना है, इसको लिख लिया, लिख लो फिर उसके बाद चलते हैं। तीसरा हम अपने को खुद से सोचो, पी जेड और पी एक्स है, इसको पाई वाला साइड से ओवरलैप दिखाना है, चलो देखते हैं। पी जेड और पी एक्स, पी जेड प्लस पी एक्स में पाई ओवरलैपिंग दिखाना है, पाई ओवरलैप। तो तुम बताओ, तो ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये जेड पी जेड हो जाएगा। अब उसके बाद पी एक्स है, तो साइड से ओवरलैप दिखाना है, फ्रंट से नहीं दिखाना है। तो हम लोग क्या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं, इस पे टक्कर मारने के अलावा हम लोग इसको ऐसे कर दे क्या। बोलो ये साइड से हो रहा है या फ्रंट से हो रहा है? साइड्स फ्रंट्स का मतलब इधर से आता है ना, ये साइड से हो रहा है। तो बोलो, तो ये हो गया साइड कोलिजन, पी जेड ये वाला हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पी एक्स। बोलो बेटा। हाँ पी जेड, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, पी जेड हो जाएगा, और पी एक्स। डन। हो गया कि नहीं, साइड से या फ्रंट से देख लो तुम लोग, दोनों से है। एक तो होता है इधर से मारो टक्कर, और ये साइड से मार रहा है टक्कर बेटा। साइड से है ना। चलो तीसरा वाला देखो, ये देखो एक कौन सा बच रहा है, पाई टू देख लेते हैं, पाई टू, ये वाला। ये देखो कौन सा है, ये डी एक्स वाई है, ये डी ऑर्बिटल आ चुके हो, तो ये डी एक्स वाई है, और एक बच रहा है डी वाई। तो चलो देखते हैं, डी एक्स वाई, और दूसरा क्या था बेटा, डी वाई, नहीं पी वाई था। अब इसको देखो पाई में कन्वर्ट करना है, तो डी एक्स वाई मतलब देखो ये डबल डंबल, ये तो डी एक्स वाई हो गया। अब इसमें क्या करना है, पी वाई को कोई साइड से कोलाइड कर देना है। तो पी वाई कैसे बनता है वाई एक्सिस में, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं,
इसको ऐसे कर देते हैं। इसको यहाँ पे टकरा देते हैं ना, ऐसे बन, ये तो एक्स से बनता है। वाई के लिए अपने को, अरे बड़ा छोटा ही जो, कंफ्यूजन किसमें, बस सोचना पड़ेगा। हाँ। चलो इधर देखो, फिर से बता देता हूँ, डी एक्स वाई ये तो क्लियर हो गया। डी एक्स वाई है कि नहीं है ये? एक तो एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में है। दूसरा क्या, पी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस को साइड से कोलिजन करना है। तो देखो, ये देखो हमने साइड से कोलिजन कर दिया। ये देखो पी डी एक्स वाई हो गया, ये पी वाई हो गया। इसमें ऐसे ही सोचना पड़ता अपने से। ये देखो इसके साइड से भी टकरा गया, बोलो बेटा डन। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई पी वाई, और ये पी एक्स पी वाई हो गया। नहीं समझ में आया? ये स्ट्रक्चर वाला लग रहा है तो लोग को, नहीं समझ में आ रहा है ना कि कैसे कोलिजन ओवरलैपिंग दिखाते हैं। बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा चुका है। चलो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो कर हो जाएगा। चलो एक बार फिर से समझ लो, यहां तक ये तो क्लियर हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उतने ओवरलैपिंग दिखाना है। तो ओवरलैपिंग 4 था, तो 4 हमने ग्राउंड स्टेट में चेंज करके कर दिया, डन। अब आपको ये डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, तो चलो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो चारों का नाम दे दिया। ये पी ऑर्बिटल है, तो बी ऑर्बिटल में आपको पता है एक्सिस पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। अब डी ऑर्बिटल में कौन कौन सा एक्सिस होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर। तो देयर आर 5 एक्सिस। किसमें, जितने बॉक्सेस होते हैं उतने एक्सिस होते हैं। तो इसमें 3 बॉक्सेस था तो 3 एक्सिस हो गया। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 बॉक्स है तो 5 एक्सिस हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखो बेटा, तो अब अपने को सेंट्रल मेटम सल्फर है, तो सल्फर में 4 जो है वो सराउंडेड एटम के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो 4 ऑक्सीजन में भी हो गया। तो इसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो। तो अब ये अपने को आंसर पहले से पता है कि 2 बार अपने को क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, फ्रंट से कोलिजन कराना है। फ्रंट से समझ में आ गया ना, तो पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल वो याद से रखो। तो अब यहाँ पे पी एक्स है, बोलो बेटा क्या है, डंबल शेप है, एक्स एक्सिस में है। अब यहाँ पे भी पी एक्स है। अब इसको तुम बहुत इजी तरीके से दिखा दिए, फ्रंट से कोलिजन पी एक्स प्लस पी एक्स। बोलो बेटा एक कौन सा साइड से कोलिजन कर रहा है या फ्रंट से कर रहा है? हाँ, फ्रंट से कर रहा है ना बेटा कोलिजन। तो ये इसको सिग्मा 1 मैंने नाम दे दिया। अब उसी तरह हमने क्या कर दिया है, पी वाई और पी वाई इसको हमने सिग्मा 2 नाम दे दिया। सिग्मा 2 का मतलब इसको भी अपने को पी वाई को क्या करना है, फ्रंट से कोलिजन करना है। तो ये वाला पी वाई हो गया और ये वाला पी वाई हो गया, इसको देखो फ्रंट से कोलाइड करवा दिया। तो ये क्या हो गया, ये भी ओवरलैपिंग हो गई। ये कौन सी ओवरलैपिंग है, एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है, जो फ्रंट से कोलिजन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, जो डाउट है पहले उसको क्लियर करिए। यहां तक डन हो गया। अब अपने को 2 पाई दिखाना है, मतलब 2 साइड से कोलिजन करना है। तो एक्सिस जो ले चुके उसको तो ले नहीं सकते। अब यहाँ पे पी जेड बच रहा है, मतलब डंबल शेप जेड एक्सिस में। अब दूसरा क्या बन रहा है, पी वाई। तो चलो देखते हैं। हाँ बेटा, कौन सा, ये वाला पी जेड है, और ये वाला कौन सा, पी एक्स है। तो चलो देखते हैं। थर्ड, पी जेड है, जेड का मतलब ये इधर हमने कर दिया और एक्स में। अब इसको साइड से कोलिजन करना है, फ्रंट से करते तो ऐसे होता, साइड से मैंने इसको ओवरलैप करा दिया। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, पाई होगी या सिग्मा होगी, पाई। क्यों, क्योंकि साइड से हो रही। तो ये इसको हमने नाम क्या दे दिया, पाई 1। बोलो बेटा। अब उसके बाद ये वाला, एक और कौन सा एक्सिस बच रहा है, डी एक्स वाई, और दूसरा क्या बच रहा है, पी वाई। ध्यान से देखो बेटा, डी एक्स वाई और पी वाई बच रहा है। तो अब उसके बाद तो डी एक्स वाई, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंबल। तो ये एक डंबल दूसरा डंबल, ये डी एक्स वाई हो गया। अब ये किसके साथ, पी वाई के साथ साइड से कोलिजन करना है।
तो वाई एक्सिस ऐसे बनता है। अब इसको साइड से टक्कर मार दो, तो साइड से देखो टक्कर हम लोग मार देते हैं। तो ये तुमने इसको इस साइड से कर दिया, तो ये देखो आपस में ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये इसके, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, पाई टू। बस जैसे जैसे जरूरत है उसी हिसाब से करते हैं। बोलो। पीजेड को वो ले सकते हो आपके हिसाब से, बस एक्सिस को जो ले चुके हो उसको नहीं लेना, उसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। समझ में आ गया? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसको लिख लो बढ़िया से। पल हो गया। नेक्स्ट, CH4। जल्दी जल्दी फास्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं। CH4 है, सारे बच्चे खुद से करो तो। जैसे जैसे स्टेप बताया गया वैसे वैसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। CH4 है। पहले कोलिजन देख लो, इसमें सारे जो कोलिजन होंगे वो सिग्मा होंगे। सिग्मा का मतलब फ्रंट से कोलिजन दिखाना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहला काम है कि इसमें सिग्मा और पाई फाइंड करो, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सारी चीजें स्टेप वाइज करो। अनामिका।
सारे बच्चे इधर देखेंगे अब बोर्ड पे, कितने लोगों का हो गया? बस आप ओवरलैपिंग करके दिखा रहे हो, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है, डायग्राम नहीं बनाओगे तब भी चल जाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इधर देखो, सिग्मा की वैल्यू 4, पाई इक्वल टू, बोलते रहोगे, मतलब 4 बार आपको एक्सियल दिखाना पड़ेगा। एक्सियल का मतलब क्या होता है? फ्रंट। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम में रहेगा, तभी वो 4 के साथ ओवरलैप कर लेगा। तो देखते हैं, कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, तो 1s2, बोलो बेटा, 2s2, 2p2। ये s ऑर्बिटल है 1 2, ये p ऑर्बिटल है, ये बताओ 1 2। सेंट्रल मेटल एटम में कितने चाहिए? 4 चाहिए, तभी 4 ओवरलैप करेगा। अभी कितने हैं? 2 है। अब क्या करोगे? कुछ बच्चे करेंगे कि इधर बॉक्स बना देंगे। बेटा बॉक्स की जरूरत कब बनेगी? जब ऑलरेडी ये फिल्ड होगा। अभी यहां पे ऑक्यूपेंसी है, तो ये क्या करेगा? ये वाला एनर्जी एक्सचेंज करके कहां पे चला जाएगा? इधर पे। डन बेटा। कुछ बच्चे 3D बना दिया। 3D कब बनाना है? जब इधर कोई जगह नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह है, तब बिना जगह भरे। इसी को तो अफबाऊ ने वो वायलेटेड किया था कि कभी भी फ्री स्पेस छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहां पे देखो हमने क्या किया बेटा, इसको हटा के हमने क्या कर दिया? इधर कर दिया। पहले यहां तक बोलो, देखो 4 हो गए। एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है, यहां से इसको यहां पे। बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। अब हम क्या करने वाले हैं? सराउंडेड एटम के पास जा रहे हैं। तो H1, पहले हम H1 को करते हैं, तो इसका क्या होगा? 1s1। तो ये s ऑर्बिटल है, तो ये 1। इसी तरह H2 का कर लेते हैं, तो 1s1, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर। फिर उसी तरह H3, ये भी क्या हो जाएगा? 1s1। अब उसी तरह H4, ये भी क्या हो जाएगा? 1s1। बोलो बेटा, यहां तक तो सबका क्लियर होगा। अब देखो आपस में दोनों की पेयरिंग मैच करने लगी। 4 यहां पे है, 4 यहां पे, आपस में ओवरलैप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? और ओवरलैपिंग कितना दिखाना भी है? 4। अब उसके बाद तो सबको नेमिंग कर देते हैं कि कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये वाला जो है, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, इसको हमने सिग्मा 1 बोल दिया। अब ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, इसको हमने क्या नाम दे देना? सिग्मा 2। ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 3। अब ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर देगा, तो इसको हमने नाम दे दिया सिग्मा 4। अब आपको एक्सेस, तो बेटा देखो, ये s ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई, और ये क्या होता है? पी जेड। एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, इतना याद रखना। तो स्पेयर में प्लस प्लस करके पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखा देना। अब उसके बाद देखो, तो हमने इसका इसके साथ, मतलब ये एस है, ठीक है, और ये भी एस है, तो याद रखना। तुम लोग कुछ बच्चे इसको पी शेप बना देंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो है तुम्हारा 2s है, ये क्या है? 1s है, और ये भी क्या है? 1s है, ये भी क्या है? 1s है। मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा? स्फेरिकल शेप लेना पड़ेगा। डन। चलो मैं आपको अब ओवरलैपिंग दिखाने जा रहा हूं। पहले यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, तुम लोग बस इसको एक बार दिमाग में बैठा लो, उसी को फॉलो करना है। यहां तक पहले जो भी डाउट है उसको क्लियर करो। बोलो आकृति, क्लियर हो गया? अब देखो मैं एक एक कोलिजन दिखा रहा हूं। एस एस को अपने को क्या दिखाना है? फ्रंट से कोलिजन करना है। तो देखो मैं पहला दिखा रहा हूं यहां पे, सिग्मा 1। दोनों एस एस है, मतलब दोनों स्फेरिकल शेप को आपस में सामने से टकरा दो। तो चलो टकरा रहे हैं, तो ये देखो, ये एस स्फेरिकल हो गया। अब इसी को हमने एक और बना दिया, तो ये सामने से टकराओगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। देखो मैं डायग्राम मेरे पास इसका है भी, दिखाता हूं आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला, ये एस है प्लस एस है। अब इसको आपस में टकराओगे तो ये सामने से ऐसे टकरा के जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा ओवरलैपिंग है? एस और एस। ये एक्सियल है या फिर क्या है? चलो एक्सियल। तो वही हमने किया है, तो अब हम लोग भी बना लेते हैं ऐसे ही। ये देखो, अब हम इसको सामने से टकरा रहे हैं, तो
तो ये तुम्हारा एस एस है, तो इन दोनों को मिला के हमने ये ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे, ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस। बोलो, पहला तो हमने काम खत्म कर दिया। अब दूसरा ये वाला है, एक तो डंबल शेप है, दूसरा स्फेरिकल शेप है। अब इसको सामने से टकराना है। चलो लिखो, पहले पहला अपने हिसाब, जब तक अपने से कोशिश नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सिग्मा 2 का सारे बच्चे कोलिजन दिखाओ, पहले आप दिखाओगे फिर हम देख रहे हैं। तो इसमें एक्सिस देख लो, एक क्या है, डंबल शेप है, एक्स एक्सिस है, दूसरा स्फेरिकल है, इसको सामने से टकराओ। पी एक्स और एस को सामने से टकराओ, खुद से कोशिश करो। चलो आपने कर लिया, अब देखो मैं इधर करने वाला हूं। एस प्लस पी एक्स है। दूसरा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस प्लस पी एक्स। तो अब एस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, ये वाला स्फेरिकल हो गया। अब ये प्लस पी एक्स है, तो पी एक्स का मतलब ये हो गया। अब इसको देखो सामने से टकराना है, तो सामने से टकराने के लिए हम लोग क्या कर दे, बोलो, तो ये तुम्हारा स्फेरिकल हो गया, प्लस अब इसको सामने से, ये देखो सामने से टकरा गया। ऐसे ही बनाए हो, देख लो सारे बच्चे। डन। अब तीसरा कोलिजन हम जा रहे हैं दिखाने, चलो तीसरा किसके किसके बीच में है। तीसरा कोलिजन देखो, पी वाई और 1s। चलो इसको सोचो, सारे बच्चे इसको दिखाओ, पी वाई प्लस 1s। तीसरा कोलिजन सिग्मा 3 पी वाई प्लस एस। अब इसमें ऐसा दिमाग लगाओ बेटा कि ये आपस में क्या हो, फ्रंट कोलिजन हो जाए। तो वाई में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, दिस इज पी वाई। अब एस को हम लाके यहां पे टकरा देते हैं। बोलो बेटा, टकरा देंगे ना तो सामने से कोलिजन हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पे इसको एस के साथ कोलिजन, बोलो, तो ये सामने से हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब देखते हैं चौथा कोलिजन, सिग्मा 4। बस एक्सिस के लॉन्ग दिखाना पड़ता है और कुछ नहीं। सिग्मा 4 के लिए कौन कौन सा एक्सिस है, एक तो पी जेड है और 1s है। पी जेड एंड 1 है, खुद से ट्राई करिए एक बार पहले। जेड एक्सिस में डंबल शेप कर दीजिए और स्फेरिकल शेप, उसको सामने से टकराइए। पी जेड प्लस एस, सिग्मा 4, खुद से पहले कोशिश करिए फिर उसके बाद। तो सिग्मा 4 में आपका जो है पी जेड है प्लस एस है। इसको एक्सियल दिखाना है, दिखाने का तुम पैरेलल भी दिखा सकते हो लेकिन एक्सियल दिखाना है। तो जेड एक्सिस कैसे बनता है, दिस इज द जेड एक्सिस। इधर देखो, ये जेड हो गया। अब अपने को इसको सामने से टकराना है, तो स्फेरिकल को तो यहां पे सामने से नहीं है समझ में। प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। सबका सही है, चलो ठीक। तो मोल कर थोड़ा सा समराइज कर दो। अभी इस पे फिर से अभी लाएंगे, जब पहले टेस्ट दे लो अच्छे से, फिर वीबीटी पे और टाइम देंगे। चलो मोल कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज कर देते। मोल कॉन्सेप्ट में आ जा रहे हो। हाँ बेटा, क्वेश्चन बनेंगे, पहले वाले में तो कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाया था। एक बार टॉपिक का नाम दिया हुआ है, एक बार देखो तो कोई बच्चा टॉपिक क्या क्या नाम दिया हुआ है? और पूरा चैप्टर लिखा हुआ। चलो कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करा दो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक बोल रहा है उसको बोलिए। हाँ, इल्ड के वो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, उस पर आने के चांस नहीं, वैसे चलो वो भी बता देता हूँ। हाँ, परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज एल्ड पे बहुत ही माइनर क्वेश्चन, चलो मैं बता देता हूँ, और बताओ। सबसे ज्यादा तेरा क्वेश्चन जो बनेगा कंसंट्रेशन टर्म्स पे बन सकता है, फिर उसके बाद इस पे इंपेरिकल मॉलिक्यूलर लास्ट वाले में नहीं था ना, ये लिख लो टॉपिक का नाम जो जिसपे ना, ई एफ एंड एम एफ। स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट,
फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, वो उस पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आए थे क्वेश्चन, उस टॉपिक में था। और ये वाला एवरेज एटॉमिक मास भी उस पे था, तो उस पे तो होगा नहीं। पीओएसी ये सब तो है नहीं। ये सब मेन टॉपिक है, तो मेरे मेरे ये मानना है कि कम से कम 5 क्वेश्चन इससे हो गया। हाँ बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करते हैं। करवाया है। उस पे नहीं है। और बताओ। ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट पीओएसी अच्छे से देख लेना। ये सब तो वही एफ एम एफ हो गया। कौन सा? हाँ ये। चलो बिल्कुल शांत हो जाओ। देखो, आपको पूरा चैप्टर की शॉर्ट समरी पढ़नी है, लेकिन मैं जो कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है उस पे उसको समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट इज द ईएफ एंड एमएफ। ईएफ और एमएफ में कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा कर लोगे। उसमें क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में पहला एलिमेंट होता है, फिर परसेंटेज होता है, तीसरा क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव के बाद सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट के बाद होल सिंपलेस्ट। अब उसके बाद इसमें डायरेक्टली वो एमएफ पूछते हैं, ईएफ बहुत कम चांस होता है पूछने का। तो एमएफ के लिए क्या होता है बोलो, एन इंटू। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास। अब मास के लिए वो आपको कंफ्यूज करेंगे, अगर डेंसिटी देंगे तो वीडी इज इक्वल टू एम बाई टू होता है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू वीडी। समझ में आ गया बेटा। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो डेंसिटी देने डी इक्वल टू एम बाई वी होता है। ये दो केसेस में देते हैं, या तो वो वेपर डेंसिटी की टर्म्स में मास की वैल्यू देंगे, या डायरेक्ट मास की वैल्यू देंगे, या तो डेंसिटी। तो तीनों रिलेशन आपको पता है, क्लियर बच्चे। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन पे भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कोई सा भी है। फॉर एग्जाम्पल अपने को क्या है कि H2O2 या H2SO4 में H का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, S का करना है, O का कर लोगे कि नहीं कर लोगे। टोटल 98 होता है, तो H2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, कोई सा भी परसेंटेज कंपो। चलो तो ये वाला पार्ट अपना हो जाएगा। अब उसके बाद ये इसमें क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले पार्ट में आया नहीं है। और मेन तुम्हारा रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इससे पहले हम छोटे छोटे टूल्स को रेडी करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट में वो सारा टूल्स रिएक्शन के रिस्पेक्ट में यूज होता है। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। चलो क्वेश्चन लिखिए, तो इसमें सारी चीजें पूछ लेता हूं। आपके पास एक गिवन रिएक्शन है, दिस इज द N2 प्लस 3H2, इट गिव्स टू 2NH3। ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन में मास दिया हुआ है, तो दिस इज द मास ऑफ N2। इसका दिया हुआ है 42 ग्राम, बहुत ध्यान से देखना। या फिर 56 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी है। इसको कर लो, कितना है 56। इसका मास दिया हुआ है 56 ग्राम। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड फाइंड मास ऑफ NH3, फाइंड मास ऑफ NH3। सेकंड पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ NH3।
चलो पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ध्यान से देखना, ये दो पार्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ गए? ये रिएक्शन दिया हुआ है, N2 का मास कितना दिया हुआ है बेटा, 56 ग्राम। अब ये पूछ रहा है मास ऑफ NH3 एंड वॉल्यूम ऑफ NH3। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। तो मास के लिए एक ही फॉर्मूला है, बताओ सारे बच्चे, जो बोलो तेजी से बोलो, लाउडली बोलो। मास के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू कैपिटल एम। देखो बेटा बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब नहीं याद है। फिर उसी तरह वॉल्यूम के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से v इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 22.4। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिकली दोनों फॉर्मूले में अगर देखो तुमको स्मॉल एन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो इसमें पुट करोगे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल के लिए आप इससे इसकी हेल्प से कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल के लिए n इक्वल टू गिवन मास 56 डिवाइडेड बाई 28, तो कितने हो जाएंगे, दो। 2 मोल आ जाएंगे किसके, N2 के। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक पार्टिकल का दाम 2 रुपए है, तो यहां पे कितने पार्टिकल है, दो। तो दो पार्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 4। तो 4 मोल इसका आ जाएगा, 4 मोल। अब मोल पता चल गया तो कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं, तो यहां पे W मास इज इक्वल टू मोल 4 आ गया, NH3 का मोलर मास 17, 68 ग्राम, ये मास आ गया। दूसरा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में मोल पता चल चुका है, 4 इंटू 22.4, 89.6 लीटर। बोलो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में पूछेंगे। ये तो कॉफिशिएंट पे है। अब इसी को अगर LR में कन्वर्ट करना है, तो इसी में क्या कर देंगे, इसका भी मास दे देंगे, इसका भी मास दे देंगे। अब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि किसकी हेल्प से इसका हम लोग यूनिटरी मेथड लगाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, LR पता करके फिर उसका, चलो पहले ये क्वेश्चन लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करा देता हूं LR। जो डाउट है उसको पूछिए, टेक इट सीरियसली बेटा। ये समझ में आया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि नहीं? लिख नहीं रहे हो तुम, कॉपी वॉपी बंद करके? हो जाएगा ना, तैयारी है कि नहीं है? हाँ बेटा।
वाला हो गया। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा कर लोगे। चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं एलआर पे देता हूं। H2 plus I2, it gives to HI। ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब दोनों का मास दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है 6 ग्राम। अब इसका मास दिया हुआ है 254 ग्राम। अब उससे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड मास सेकेंड वॉल्यूम। अब बेटा देखो, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, कर लोगे। अब देखो यहां पे इसका भी मास दिया हुआ है, इसका भी मास दिया हुआ है। अब इन दोनों में से बेटा पहले एल आर पता करो, एल आर के हिसाब से को, क्योंकि मास के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है बोलो? एन इंटू कैपिटल एम। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है? एन इंटू 22.4। ये कितना? एन इक्वल टू गिवन मास 6/2। अब उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा? 254 डिवाइडेड बाई 254। ये कितना आ जाएगा? 1। ये तो मोल पता चला, एलआर पता करना है, तो एलआर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 3/1। ये कितना हो जाएगा? 1/1। अब बोलो एलआर कौन सा है? I2। ये एलआर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अपने को आगे बढ़ना है, तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। एक पार्टिकल का दाम 1 रुपए है। एक पार्टिकल का दाम कितना बेटा है? 1 रुपए। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं? 2 है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 2। तो मोल 2 इंटू मोलर मास ऑफ HI। 1 प्लस आई का कितना होता है? 254 का हाफ करो, कितना आ रहा है? हाँ? 127। तो 127 प्लस 128। तो दिस इज द 128। इसको ये कर लो। अब वॉल्यूम के लिए क्या? मोल आपको पता है, इंटू 22.4। ये दोनों, ये दो पार्ट हो गया। एक्चुअली टाइम बस थोड़ा सा मिल जाता। सबसे पहला है परसेंटेज। परसेंटेज में दे रहा 3 फॉर्मूला, ध्यान से सुनते रहना। पहला होता है W/W, दूसरा होता है W/V, और उसके बाद V/V। चलो इसको समराइज कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एक क्वेश्चन
क्या हुआ? अरे ये फोन किसका है? 87। A solution is prepared by adding 5 ग्राम x है 45। अबे यार इतना इजी है ये तो, इसमें क्या है तो, एक x है और दूसरा y है। कौन सा 80? कौन सा बोल रहा है? ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 5 ग्राम ऑफ एक्स है, इसका 5 ग्राम, बस जैसे जैसे क्वेश्चन के पहले अंडरस्टैंडिंग को समझो। 5 ग्राम एक्स है, फिर y का कितना है 45 ग्राम। y कितना बेटा 40। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ x, तो x प्लस वाई, तो ये एक्स वाई बन रहा है। अब अपने को x तो टोटल देखो, तो कितना हो जाएगी, तो ये तो पूरा टोटल जो हो जाएगा तुम्हारा कितना 45 प्लस वाई 50 हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 50 बस, क्या दिक्कत है ये का हो। समझा कैसे किया? एक, ये दोनों का इतना हो जाएगा, तो एक का पूछना है तो। क्या हुआ? नहीं आ रहा है। अरे ये ऐसे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक्स है इसका 5 ग्राम है और वाई है इसका 45 ग्राम है। ये दोनों को सम करोगे तो कोई भी एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो पर मास परसेंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो एक्स के लिए 5 डिवाइडेड बाई टोटल कर दोगे, इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा, इसमें क्या। चलो कंसंट्रेशन टर्म, सारे बच्चे इधर देखिए। कंसंट्रेशन टर्म्स में जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, दिस इज द परसेंटेज। परसेंटेज में देयर आर 3 टर्म्स, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है एक बार बोलो। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी। अब इसमें क्या है बेटा, देखो फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सारे केसेस में, सारे केसेस में नीचे सॉल्यूशन होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मोलालिटी। मतलब मोलालिटी का फॉर्मूला छोड़ के सारे केसेस में नीचे सॉल्यूशन को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये W बाई डब्ल्यू है, तो ऊपर क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा वेट ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सारे केसेस में नीचे सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो ये परसेंटेज में तीन, तो ऊपर वेट है नीचे वेट है, तो नीचे हमेशा सॉल्यूशन का वेट रहेगा, ये वॉल्यूम का वेट सॉल्यूशन रहेगा और ये वॉल्यूम का सॉल्यूशन रहेगा। ये तो परसेंटेज हो गया। दूसरा फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? देयर आर टू, फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन
कुछ बड़ा काम करो जिससे सब लोग अपने आप आपके पास चल के आए। हाँ? तुम्हें कहीं ना सपने पड़े। रियल में कन्वर्ट करो। रियल में कैसे करोगे जब आईएएस बन जाओगे? जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे, फिक्स है, इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, एक बार सोच लो। जितने भी आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया गया है, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट कैसे फिल्टर करते हैं, बोलो। इसके लिए दो टर्म्स याद रखना है। एक तो बोलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए क्या टर्म्स याद रखना है, वॉल्यूम या मास टर्म्स? मतलब बोलो, जहां पे वॉल्यूम आ जाता है जिस जिस फॉर्मूले में, वो सारे क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां जहां मास आ जाएगा वो क्या होंगे, टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट। ये अभी अपने माइंड में बैठा लो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पे क्वेश्चन आएगा फिल्टर करके। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, तो जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाएगा दैट विल बी द टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिस फॉर्मूले में मास आ जाएगा टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये देखो पैसा के अंदर ही है, अलग ही लेवल पे। कृष्ण गोपाल से पूछ लिया करो ना।
कल से अमन जो है वो आगे बैठेगा नेक्स्ट लेक्चर से, फर्स्ट पे या सेकंड पे। अमन तुम्हारे ऊपर है, फर्स्ट या सेकंड, दो ऑप्शन है। क्या हुआ ब्यूटी, तुम सारे लेक्चर में बोलती हो कि मेरे लेक्चर में? अरे वो तो इससे पूछो ना, ये करवाया हुआ है ये। जिसका नोटबुक नहीं बना है उसके लिए ऑप्शन है, हैंड रिटेन नोट्स में भेज दूंगा, उसी को प्रिंट करा लेना। और रिति बेटा तैयारी कैसी है? डेली पढ़ते थे 5-5 6-6 घंटे। हम्म, हम्म, हाँ? अभी ये सब अभी तो क्लास नोट्स को बस पढ़ो बस। कौन सा? अबे तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी आते हैं, इसमें लॉजिक मतलब क्वेश्चन को समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ फिर उसको अप्लाई करो। ये क्या होता है, क्लास नोट्स आपको क्या करता है कि माइंड आपको वो करता है, जैसे सिस्टमेटिक करता है, जैसे फिर उसी हिसाब से जैसे लॉजिक बनता है फिर उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं। डन। हाँ, ये वो वाला N2 है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को बोलते हैं। हैबर्स प्रोसेस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2, इट गिव्स टू 2NH3। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है। गोपाल नहीं पूछ रहा है, तू लोग उसे पूछवा रहा है। हम्म? गोपाल वो बुक देखा बेटा, जो बुक दिया था देखा? तो 3-4 दिन में सारा चैप्टर खत्म करो। अच्छा तो मोल का कर लो, मोल का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो होता है, दिस इज द NH3, बॉर्न्स हैबर्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं। बॉर्न हैबर प्रोसेस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को। इसका रिएक्शन होता है N2 + 3H2, इट गिव्स टू 2NH3। क्वेश्चन नंबर 56। 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन है जिसमें एल्ड 50%, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्स। अब उसमें बोल रहा है जितना एल्ड है मतलब उतना एरर है। ठीक है, तो उसका पहले एरर फाइंड करके फिर इस फॉर्मूले में पुट कर लो। ये रिएक्शन है जिसमें 30 लीटर तुम्हारा N2 हो गया, ठीक है, एंड वी आर टेकन फॉर्मेशन ऑफ एल्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द एंड। मतलब वो मिक्सर का वो पूछ रहा था जिसमें 50% एल्ड है, मतलब उसमें 50% का एरर है। तो अपने को फिर ये बोल रहा है मिक्सचर वो लीटर के टर्म्स में फाइंड कर लिया, तो वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों फाइंड कर लो। एक बार N2 के तो इसके टर्म, तो वही सेम तरीके से करो ना। जैसे क्या है, रिएक्शन तुम्हारा ये है,
N2 + 3H2, इट गिव्स टू 2NH3। क्या क्या दिया हुआ है बेटा? ये 30 लीटर है, और ये भी क्या है, 30 लीटर। अब इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द, देखो दोनों मिक्सर का गैसियस वो कंपोनेंट पूछ रहा है, तो वो उसकी परसेंटेज की जरूरत नहीं है। तो V इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 22.4, ये भी V इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 22.4। तो n इक्वल टू क्या होता है, मतलब वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम प्रेजेंट डिवाइडेड बाई 22.4। ये भी कितना हो जाएगा, 22.4, यही होता है ना? हाँ, उससे मतलब नहीं है, पहले इसको वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। ये अच्छा, वो बोलिए मोलर मास के टर्म्स में क्या, तो ये वॉल्यूम, हाँ नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास इसका कितना हो जाएगा, N2 है 28, और इसका कितना हो जाएगा, हाँ 30 ml। नहीं, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो ml में दिया हुआ है, तो इसको 22,400 से करके पहले नंबर ऑफ मोल कर ले। अच्छा लीटर में, तब तो वही वाला कर लोगे। तो एक बार इसको पहले n इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 22.4 करो, ठीक है? फिर उसी तरह N2 के लिए भी 30 डिवाइडेड बाई 22.4, कैलकुलेटर है थोड़ा चेक करो तो, निकालो। नहीं नहीं, उसको ऐसे, हाँ हाँ। तो इसमें सेम का ऑप्शन है कुछ? अब इसमें बोल रहा है 50% किसमें हेल्ड है, डाई नाइट्रोजन वेट, इसका 50%, डाई नाइट्रोजन कौन सा हो गया, ये वाला। इसमें जितना आ रहा है उसका 50% कम ले लो, एरर हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? है, हाँ, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके जितना आएगा उसका 50% लेस लेके फिर इसके लिए वही कर लेना, n इंटू 22.4, और इसके लिए भी पूरा n इंटू इसका पूरा टोटल का, फिर ऐसे करके कंपेयर करोगे तो 50% एरर का मतलब 50% उसमें। ठीक है बेटा, तो अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है? और बाकी जो जो टॉपिक बोला गया है उसको समराइज कर लेना, और क्लास नोट्स को बस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लास नोट्स बेसिस पे रहेगा। क्लास नोट्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे ये बोल रहे हैं कि सर क्लास नोट्स पढ़िए, उससे आपको क्या है कि आपकी माइंड उस हिसाब से डेवलप हो जाती है, फिर बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई, तो क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो उसको क्या करना है, अप्लाई करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो कितने लोग टेस्ट दे रहे हो, रेज योर हैंड्स। सब तो दे ही रहा है, सब जाएंगे वो। कितने लोग नहीं दे रहे हो, कंफर्म है? अब इन लोगों को तो बहाना भी है। हाँ, अरे मैं बहुत खाता हूँ, स्ट्रीट फूड बहुत खाता
अभी देखो जितना अपने पास टाइम, सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्लास नोट्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ के जाओ, देखो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन। अब तुम जो सोच रहे हो कि डायरेक्ट क्लास नोट्स से नहीं होता, आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप हो चुका है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। बाकी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा अपने आप कर लोगे। एक एक चीज को एकदम अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई गई है।